नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। एनसीपी चीफ शरद पवार से अजीत पवार की बगावत अब अगले दौर में पहुंच गई। अब शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुट अपने आप को असली एनसीपी बता रहे हैं। एनसीपी किसकी यह तय हो, इससे पहले दोनों गुट ने अलग अलग बैठक बुलाई। अजीत पवार की बैठक में 31 विधायक और 4 एमएलसी पहुंचे। बैठक को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने माना कि उन्होंने जितने विधायकों के समर्थन का दावा किया था उतने इस बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि कई विधायक आज यहां नहीं हैं, कुछ अस्पताल गए हैं, कुछ पहुंच नहीं सके हैं। कुछ विधायक वाईबी चौहान सेंटर में हैं, लेकिन सभी मेरे संपर्क में हैं। वहीं वाईबी चौहान सेंटर में हो रहे शरद पवार गुट की मीटिंग में 13 विधायक और 4 सांसद पहुंचे। एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शरद पवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। आप तो 83 साल के हो चुके हैं। सुनिए अजीत पवार ने क्या कुछ कहा। का मला लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी विलन केलं जातं कळत नाही। काय माझी चूक आहे या संदर्भामध्ये? या सगळ्या गोष्टी होत असताना आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे। पण कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। आयएस आयपीएस असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ। पण पुन्हा करता चाललंय हे, कशा करता चाललंय हे? का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? काय आम्ही कुणाच्या पोटी जन्माला आलो नाही, ही चूक आहे आमची। वहीं मीटिंग में शरद पवार के सभी बेहद करीबी रहे। कभी बेहद करीबी रहे प्रफुल्ल पटेल आइडियोलॉजी की बात करते हुए कहते हैं कि जब आप शिवसेना की आइडियोलॉजी स्वीकार कर लिया तो फिर बीजेपी में क्या कमी है। सुनिए प्रफुल्ल पटेल ने क्या कुछ कहा। शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरे यांनी केले असेल। आपण वैचारिक म्हणतो, वैचारिक म्हणजे काय? आयडियोलॉजी ना। तो शिवसेनाची आयडियोलॉजी जेव्हा आपण स्वीकारू शकतो, आपण त्यांनी मिठी मारू शकतो, मग आपण भारतीय जनता पार्टीकडे आपण का बघू शकत नाही? आपण जसं आधीच्या वक्त्यांनी सांगितलं, आमचा पक्ष काय आम्ही विकून काही दिला नाही आहे। आम्ही स्वाभिमानानं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून या युतीमध्ये आम्ही भागीदार झालेले आहोत। आणि म्हणून अनेक मान्यवर भुजबळ साहेबांनी खरं सांगितलं, अरे काश्मीरच्या मेहबूबा मुफ्ती, काश्मीरचे फारुख अब्दुल्ला हे बीजेपी बरोबर जाऊन एनडीए मध्ये जाऊ शकतात। जे आज विरोधी पार्टीची जे मीटिंगा करून राहिले त्यामध्ये स्टॅलिन जे तामिळनाडूचे आहे ते एका काळात म्हणजे एनडीएचे हिस्सेदार होते, केंद्रामध्ये मंत्रीत होते। अनेक मान्यवर, मी पाटणाला काही दिवसा अगोदर साहेबांच्या बरोबर सर्व विरोधी पार्टीच्या मीटिंग मध्ये मी गेलो होतो। त्या मीटिंग मध्ये चित्र ते नजारा जेव्हा मी पाहिलं। वहीं शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही। बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ। एक सांगते, महिला आहे मी, छोटस बोलला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येतं, पण जेव्हा
संघर्षाची वेळ येते तेव्हा पदर खोचून तीच अहिल्या होते, तीच तारा राणी होते आणि तीच जिजाऊ होते. आणि ह्यावर हा निर्णय आणि ही जबाबदारी आज आपल्या सगळ्यांवर आली आहे. आणि ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय. ही लढाई आहे ती. वैसे तो अब बात एनसीपी के नाम और निशान पर बात आ गई है. इस पर दावे को लेकर अजीत और शरद पवार दोनों गुट चुनाव आयोग पहुंच गए. पहले शरद पवार गुट ने अर्जी लगाई थी. इसमें कहा गया कि कोई भी एनसीपी पर अपने आधिपत्य का दावा आयोग के सामने करे तो आयोग शरद पवार पक्ष को जरूर सुने. इसके कुछ घंटों बाद अजीत पवार ने 40 से अधिक विधायकों के शपथ पत्र के साथ पार्टी पर दावा ठोका है. अजीत पवार गुट ने 40 से ज्यादा विधायकों, सांसदों और एमएलसी के हलफनामे के साथ पार्टी पर अपना दावा किया है. हालांकि मीटिंग में 31 विधायक पहुंचे थे. वहीं शरद पवार गुट ने आयोग से गुहार लगाई है कि कोई भी अगर एनसीपी पर अपने अधिकार और नाम निशान पर दावा करे तो आयोग उनकी दलीलें भी सुने. पवार गुट ने पार्टी में बगावत कर दल बदल करने वाले अपने विधायकों की जानकारी भी आयोग को दी. आयोग को यह भी बताया गया है कि सत्ताधारी गठबंधन में मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले बागी विधायकों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है. आज फिर शरद गुट की बैठक है और इस मीटिंग में क्या होने वाला है, सुप्रिया सूले भी शरद पवार के साथ पहुंच रही हैं. क्या होगा ये हम आपको बताते रहेंगे. लेकिन आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर शरद पवार की एनसीपी दो खेमों में बटी है, इसके पीछे का कारण क्या है. आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें. गिरीश व्यास प्रवक्ता बीजेपी, प्रवीण शर्मा नेता शिवसेना शिंदे गुट, रिजवान अंसारी एनसीपी शरद गुट, आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार. सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. चर्चा की शुरुआत करते हैं. चर्चा की शुरुआत करेंगे हम रिजवान अंसारी नेता एनसीपी शरद गुट से. रिजवान जी, सवाल आपसे है. एनसीपी दो फाड़ हो गए, एनसीपी के दो फाड़ हो गए, जिम्मेदार किसको मानते हैं? वो फाड़ हो गई, ये बात बिल्कुल सही है. लेकिन आज भी वो जो गुट जो शरद पवार साहब से अलग हुआ, वो आज भी पवार साहब को अपना दैवत, अपना मतलब जो स्थान मानते हैं जहां से वो सारी चीजें सीखे. आज भी उनका फोटो, उनका चुनाव चिन्ह, सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये कैसे अलग हो गए, समझने की जरूरत है. ये दावा तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं कि 40 आमदार उनके पास है, लेकिन आमदार पहुंचते नहीं है. ऐसे दावे आगे भी करते रहेंगे. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत जल्दी ये अपने आप को साबित कर पाएंगे, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन भी फाइल कर दी गई है. और जो शिंदे गुट है उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ये इनको भी डिस्क्वालीफाई करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है. लेकिन पवार साहब को छोड़ करके पवार साहब वो जहाज है, वो नाव है जिस नाव के अंदर दूसरे बहुत सारे दल भी जो है शामिल है. वो समंदर में तैर रहे हैं उनका सहारा लेकर के. तो अजीत दादा पवार साहब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर तक के अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे. आज हम देश की जो राजनीति देख रहे हैं, राजनीति इस तरह से चल रही है कि 9 स्टेट में, 9 राज्य के अंदर भाजपा सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार अपने राइवल्स को, अपने विरोधकों को जो उनके विपक्ष में है उसको तोड़ करके सरकार बनाती है. ये हम देख रहे हैं अभी एक साल के अंदर. ये ठीक है सर, आप सही बात कह रहे हैं अंसारी जी. लेकिन सवाल ये है कि आदमी अपना घर क्यों छोड़ता है, ये सवाल है. आदमी क्यों अलग होता है, सवाल यहां पर यह है. आखिर कुछ न कुछ तो दिक्कतें रही होंगी. अजीत पवार को कार्यकारी अध्यक्ष बना लिया गया, सुप्रिया सूले को, प्रफुल्ल पटेल जी को, और क्या ये कार्यकारी अध्यक्ष बनने के लायक नहीं थे?
कार्यकारी अध्यक्ष की मांग नहीं की थी, लेकिन उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की मांग करे थे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनना है। और इवन के जो है ये ऑलमोस्ट तय हो चुका था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले थे। तारीख की मीटिंग होने वाली थी 6 जुलाई को। आज नहीं, क्या ये पूछा गया था उनसे, क्या पूछा गया था? शरद पवार जी ने उनसे पूछा था कि आप कार्यकारी अध्यक्ष बनोगे या नहीं बनोगे? नहीं, तो उनकी जो पूरा वरिष्ठ मंत्रिमंडल था तो उसके अंदर जो पूरा तय किया गया था, पूछा गया था, मीटिंग हुई थी, मीटिंग में पूछा गया था। लेकिन उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी जो मांगे थे, उन्होंने प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी तो बाद में मांगी थी ना उन्होंने, कि हमें संगठन की जिम्मेदारी दी जाए। सबसे पहले तो प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सूले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते कि इस तरह के काम किए गए? क्या अजीत पवार एनसीपी को बढ़ाने में कोई मदद नहीं किए हैं? क्या सुप्रिया सूले, सवाल देखिए बड़े तीखे हैं लेकिन जवाब भी चाहिए सर, बुरा ना लगे आप लोगों को, लेकिन क्या सुप्रिया सूले कार्यकारी अध्यक्ष बन सकती हैं? क्या अजीत पवार सुप्रिया सूले जितना एनसीपी को आगे ले जाने में मदद नहीं किए हैं? देखिए, ये जितनी भी बातें, जो भी निर्णय लिया गया, ये पूरी बैठक में सारे वरिष्ठ बैठे थे। उसके अंदर माननीय प्रफुल्ल पटेल साहब, माननीय अजीत दादा पवार, माननीय सुप्रिया सूले, माननीय अनिल देशमुख साहब, माननीय दिलीप त्रिपाठी, जितने भी जो मंत्री, जो 9 लोग गए, वो सब सारे लोगों ने मिलकर के तय करे थे। इवन के जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए और जो रिजल्ट आए, उसके परिणाम के बाद ये तय हुआ था, सुन लीजिए, ये तय हुआ था कि संगठन की जिम्मेदारी अजीत दादा पवार को दी जाए और विरोधी पक्ष नेता की जिम्मेदारी जयंत पाटिल साहब को दी जाए। लेकिन अजीत दादा पवार ने खुद मांगे कि नहीं, मुझे विरोधी पक्ष नेता की जो जिम्मेदारी चाहिए, मुझे संगठन की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। देखिए, पार्टी जो है अपने उसूलों पे चलती है। पार्टी ऐसा नहीं है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो क्रिकेट खेलता है तो मेरी बैट मेरा बॉल, पहले मैं बॉलिंग करूंगा, पहले मैं बैटिंग करूंगा। ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स की राजनीति ऐसे नहीं होती। राजनीति में उसूल रहते हैं। राजनीति ऐसी नहीं है कि अगर पवार साहब मेरे काका है और मेरे घर की पार्टी है, ऐसा नहीं। लगता तो ये है ना सुप्रिया सूले को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके कि हाँ उनकी ये बेटी हैं और वो भतीजे हैं, तो इसलिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। कारण तो यही है जी। आप मानिए ना मानिए, हम आपके पास आएंगे। हमारे पास और मेहमान हैं, हम उनके पास जाना चाहते हैं। प्रवीण शर्मा, नेता शिवसेना शिंदे गुट, हम आपके पास आना चाहेंगे जी। प्रवीण शर्मा जी, क्या लगता है आपको, अजीत पवार के अलग होने का क्या कारण रहा होगा? अजीत दादा का अलग होने का एक ही कारण है कि जिसके अंदर में महाराष्ट्र का विकास, पंतप्रधान प्रवीण शर्मा जी, महाराष्ट्र की विकास की तो बातें छोड़ दीजिए। सभी अपना पहले विकास सोचते हैं, उसके बाद ही प्रदेश और देश का विकास होता है। तो आप लोग महाराष्ट्र के विकास की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि एनसीपी में अजीत पवार का कद छोटा होने लगा था। उन्हें अपनी राजनीतिक हैसियत फिसलती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने अपने कद के लिए एनसीपी छोड़ा। यह सही नहीं है क्या? नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन जो राष्ट्रवादी के लिए, जो संगठन के लिए मेहनत करके आज राष्ट्रवादी को जो मुकाम पे पहुंचाया, जिसके अंदर में उनका सबसे ज्यादा बलिदान रहा। बिल्कुल। और उन्होंने जो ये डिसीजन लिया अलग होने का, वो सही डिसीजन लिया, क्योंकि जो भी विधायक अगर चुन करके आता है तो उस क्षेत्र का विकास चाहती है जनता। तभी जनता विकास करने के हेतु ही हर एक विधायक को चुनवा करके ला करके देती है। तो अजीत दादा ने जो डिसीजन लिया है वो सही है। चलिए ठीक है, उनका डिसीजन सही है, लेकिन क्या यह डिसीजन इसलिए नहीं लिया गया कि कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को बना दिया गया था? इसमें कोई दम नहीं है? नहीं, ये तो शरद पवार जी ने, जो वरिष्ठ नेता है राष्ट्रवादी के, उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने वो डिसीजन लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो पक्ष के साथ में जुड़ा हुआ कर्मठ कार्यकर्ता रहता है और जो पूरे पक्ष के लिए मरमर करके, यानी रात दिन एक करके जो संगठन को अगर मजबूत बनाता है, अगर उसको वो प्राथमिकता, वो योगदान नहीं मिली, तो फिर वो कहीं ना कहीं सोचना ही पड़ता है। बिल्कुल, तो यही सोचा है उन्होंने। कहने का तात्पर्य यही है हमारा। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। गिरीश व्यास, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं जी। गिरीश व्यास जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जितने असंतुष्ट हैं बीजेपी, उनको अपने में मिलाने का ठेका ले रखी है क्या महाराष्ट्र में? देखिए, ऐसा है कि
साधारणतः जब राजनीति अपने तरीके से करवट लेती है और जब व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, राज्य के बारे में सोचता है, विकास के बारे में सोचता है, उसके नेतृत्व पे आधारित जो लोग वो राजनीति में हैं, उनके विकास के बारे में जब सोचता है, तब निश्चित रूप से ऐसा निर्णय वो लेता है। और कल अजित पवार ने अपने भाषण में पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने सुना, राज्य ने सुना कि उनके मन की भावनाएं जो उन्होंने रखी है मुद्दे साथ, ये देख लिए तो देखा उनका अपमान भी हुआ, उनके किए हुए मेहनत का उनको फल नहीं मिला, उनको बार-बार अपमानित किया गया, यानी ये सारी बातें उन्होंने कल अपने भाषण में की जी। और ये जब आता है कि नहीं सच में मुझे कुछ करना है, और उन्होंने कल एक बात और महत्वपूर्ण बोली, मैं सीएम बनना चाहता था और मेरी गाड़ी उप मुख्यमंत्री पद पर अटक गई। मैंने बार रिकॉर्ड बना लिया महाराष्ट्र में कि मैं उप मुख्यमंत्री बार बना, पर मुझे मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। और जब अवसर था तब विलासराव जी देशमुख के हाथ में दे दी गई, बाद में सारे लोगों को प्राधान्य दिया गया, पर मुझे पीछे गया। ये सारी बातें उन्होंने जब कही तब उनको ऐसा लगता है कि राजनीति में अब मैंने भी अपना स्थान दिखाना चाहिए, मेरे नेतृत्व की भी ताकत दिखानी चाहिए। तो फिर अब दिखाने की आवश्यकता है, सरकार में रहकर मैं क्या कर सकता हूँ। कल उन्होंने सारे युवाओं के लिए, पिछड़ी जातों के लिए, बंजाराओं के लिए, ओबीसी के लिए, आरक्षण मराठा के लिए, सारी बातें उन्होंने की। तो मुझे लगता है और उनका किया हुआ अभी तक का काम, जो उनके काम करने की एक शैली है, उस शैली के आधार पर मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग राष्ट्रवादी का करीब 70% का वर्ग उनको मानने वाला है जी। ठीक है। और उनके नेतृत्व को मानने वाला, और इसका फल उनको आने वाले दिनों में मिलेगा और ये सरकार के साथ बैठ के काम करेंगे जी। और ये कोई अनुचित नहीं है। ठीक है, ये अनुचित काम नहीं है। ठीक है, आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष दुबे जी, अजीत पवार का यह फैसला व्यवस्था का फैसला कह सकते हैं क्या, कि एनसीपी में उनके जो कद को लगातार घटाया जा रहा था, उन्हें लगातार पीछे किया जा रहा था, लेकिन वो बड़े ही एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, उन्हें यह ठेस लगी और उन्होंने व्यवस्था में यह फैसला लिया विवश होकर के? देखिए, जिस तरीके की माहौल अभी इस समय दिख रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, और प्रारंभिक तौर पे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से मतलब एनसीपी में अजित पवार जी के साथ में जो घटनाक्रम हो रहे थे, तो उसी घटना की एक परिणति जो है ये बगावत है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको पीछे जाके देखें आप, तो अगर आप विपक्षी एकता के साथ में इसको जोड़ के देखें, तो एक तरीके से ये 2024 के चुनाव की पटकथा है। और ये पटकथा इस तरीके की है कि इसमें एनसीपी और जो है भाजपा के जो अमित शाह जी हैं, ये दोनों उसके लेखक हैं। और ये लेखक इस तरीके से, क्योंकि अभी इस समय जो है 24 का चुनाव तो दूर है, लेकिन लोकसभा में कुछ बड़े फैसले जो है सरकार लेने जा रही है, और इसके संकेत आपने खुद ही देखे हैं, जैसे यूसीसी का एक फैसला है। इसके अलावा भी कई बड़े मुद्दे सरकार फैसला लेने जा रही है, और सरकार के लिए जरूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुत बड़ा एक बहुमत, बिल्कुल, क्योंकि उस बहुमत के बिना सरकार काम नहीं कर सकती। और सरकार को ये भी बताना है कि वो सर्वसम्मति के साथ एक बड़े बहुमत के साथ में फैसला ले रही है। केवल जिस तरीके से एक अकेली पार्टी होने का फायदा वो उठा नहीं रही है, सबको साथ लेके चल रही है। और विपक्षी गठबंधन में रहकर जो शरद पवार जी के लिए ये संभव नहीं था कि वो इस तरीके से खुल के समर्थन करें, और अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जाता है कि भाई विपक्षी एकता में मतलब सेन लग चुकी है। तो क्या इसे आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये एक तरह से शरद पवार की एक चाल है कि अपने भतीजे को आगे करके जाकर के वहां विधायक लेकर के मिल जाओ, हम विपक्ष के साथ बने रहेंगे, क्या इस तरह से देख रहे हैं आप? ये नहीं, इसको मैं चाल नहीं कहूंगा। देखिए, राजनीति में जो है
क्षय मात्र खेल होता है और क्षय मात्र में चाल होती है। लेकिन आप जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को देखेंगे, इसके पहले जब महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की बनी थी और उस समय आप देखा था कि अजित पवार जो है देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में जाके शपथ लिया था, तो लोगों को यही लग रहा था कि भाई ये था। लेकिन आपको बाद में समझ में आया कि ये जो है कुछ पटकथा लिखी गई थी, उसके आधार पर हुआ था। बाद में फिर सरकार जो है वो नहीं चल पाई, वो अलग विषय है, ठीक है। लेकिन कैसा है कि बीजेपी एक बड़ा बदलाव करना चाह रही है, एक बड़ा बदलाव में लाना चाहती है और उसको नहीं, ये जो अलगाव की बात हुई है, ये पटकथा बीजेपी ने लिखा है या फिर शरद पवार ने लिखा है? आप किसे मानते हैं? मैंने जैसा कि आपको कहा कि ये पटकथा जो है बीजेपी और शरद पवार जी दोनों ने मिलकर लिखी है, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि विपक्षी एकता में शरद पवार कभी भी जो है राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे और वो ये भी नहीं चाहेंगे कि भाई उनको नजरअंदाज किया जाए पूरे इस चीज में। और अगर एनसीपी को अगर इस चुनाव में अगर अच्छा बड़ा प्रदर्शन करना है, महाराष्ट्र के साथ साथ महाराष्ट्र के बाहर भी जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे वापस हासिल करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसे एक राष्ट्रीय पार्टी का समर्थन साथ में होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि वो अपनी एनसीपी खोई प्रतिष्ठा वापस ले सके। ठीक है, ठीक है। हम आना चाहेंगे गिरीश व्यास जी के पास। गिरीश व्यास जी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी ने कहा कि यह पटकथा शरद पवार और अमित शाह जी की लिखी हुई है और उसी पे काम चल रहा है, यानी बैक में सपोर्ट है शरद पवार का। सर, आपकी क्या राय है इस पर? विश्लेषक हैं, चिंतक हैं, वो हमेशा अपने ब्लॉग्स भी लिखते रहते हैं और उनकी एक सोच अलग तरीके से जा सकती है, इसमें कोई अड़चन नहीं है। और मुझे लगता है कि शरद पवार को ये कोई अड़चन नहीं होती, वो खुले रूप में कह सकते थे कि मैं राष्ट्रवादी बीजेपी के साथ जाना चाहता हूँ, और मुझे कहीं ऐसा लगता नहीं। और अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि फिर हम एक बार कहेंगे शरद पवार जी राजनीति के धुरंधर है, चाणक्य हैं, वो बहुत दूर का सोचते हैं, अपने आप को अलग रखते हुए इस उम्र में वो एक अलग तरीके से राजनीति को दिशा देना चाहते हैं। ये उनका विचार, उनका व्यक्तिगत है। पर जहां तक अभी लगता है या कल के भाषणों में माननीय प्रफुल्ल पटेल जी हों, छगन भुजबल जी हों या अजित पवार जी हों, इन्होंने जो अपनी बात कही है, वो बात से मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि शरद पवार जी की लिखी हुई ये कोई स्क्रिप्ट है, ये कोई कहानी है। कल आपने अब तो बात चुनाव चिन्ह तक आ गई है। अब तो बात चुनाव चिन्ह तक आ गई है। भतीजे ने चाचा को अध्यक्ष पद से बेदखल कर दिया है और खुद जो है अध्यक्ष बन बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसका दावा कर रहे हैं। हम आना चाहेंगे रिजवान अंसारी जी के पास। जी 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 मेरा मानना ऐसा है कि अब एक अपनी तबीयत का और उम्र का निश्चित रूप से विचार शरद जी पवार में करना चाहिए, बिल्कुल, और अपने विचारों के लोगों को लेकर, देश हित में लेकर उन्होंने एक स्थायी राजनीति का निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिजवान अंसारी जी के पास हम आना चाहेंगे। रिजवान अंसारी जी, मुंडे जी का क्या किया? ठीक है, ठीक है रिजवान अंसारी जी, उनके सामने। ठीक है रिजवान अंसारी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि एनसीपी में पटकथा की जहां तक बात प्रवीण दुबे जी ने कहा, माफ कीजिएगा आशीष दुबे जी ने कहा कि ये एक तरह से पटकथा हो सकती है, लेकिन जिस तरह के कल के घटनाक्रम हैं और अब चुनाव चिन्ह पर बात आ गई है, चुनाव आयोग में दावे ठोके जा रहे हैं, इससे लगता नहीं है कि यह कोई पटकथा होगी। अगर पटकथा नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा विधायक अजीत पवार जी के पास, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं और कल की मीटिंग में पहुंचे भी थे, तो शरद पवार के हाथ में क्या आएगा? देखिए, पहली बात तो ये पटकथा है नहीं, ठीक है? जी, इसे हम भी मानते हैं, लेकिन जिस तरह के कल के घटनाक्रम हुए थे
और ज्यादा विधायक वहां पर पहुंचे मीटिंग में अजीत पवार के, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या आएगा शरद पवार जी के अब हाथ में? देखिए, पवार साहब ने कहा कि मुझे 3 महीना दीजिए, मैं फिर से तैयार करूंगा। और ये जितने भी लोग हैं, 3 महीने का मतलब ये है कि जितने भी लोग गए हैं ये 3 महीने के अंदर वापस आ। और इससे पहले भी हो चुका है कि 72 घंटे अजीत दादा पवार ने बनाए, वो अपने सारे आमदारों को लेके गए थे, लेकिन कितना दिन लगे? उद्धव ठाकरे जी भी तो 3 दिन ये कारनामा 3 दिन में कर चुके ऑलरेडी पहले ही। तो 3 दिन और 3 महीने का गणित आप सोच रहे हैं कि सभी लोग वापस आ जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे अजीत पवार? ये सोचनी अच्छी बात है, देखना है। अब हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। अजीत हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि अजीत दादा पवार भी हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, हमारे नेता है। वो भी जो है वो शरद पवार गुट में आ जाएंगे और पार्टी जो है पहले की तरह हो जाएगी। ठीक है, जो मतभेद है, ठीक है सर, सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह के विचार आने, इस तरह के विचार आने जरूरी है। एक चीज बोलना चाहूंगा, एक चीज और बोलना चाहूंगा कि पवार साहब ने दादा से जो है पूछे थे, अगर कोई मतभेद है तो बता दीजिए। और अगर मतभेद था, अगर उसके बाद भी अगर नहीं बताया, क्या बात करते हैं आप सर? मतभेद है तो बता दीजिए। अभी सर अंसारी जी, आप भी ये बात बताइए, हमारा अधिकार आप किसी और को दे दीजिए, अपने सगे को दे दीजिए, अपने सगे बेटी को दे दीजिए और पूछिए कि आपको तकलीफ है? आपको नहीं लगता कि अगर जो अजीत पवार ने जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया, माफ कीजिएगा सर, जिस तरह से अजीत पवार ने पार्टी को आगे बढ़ाया, क्या सुप्रिया सुले भी उसी तरह से पार्टी को आगे बढ़ाई है? उस तरह से आगे आकर के काम की है? नहीं की है सर, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जी सुनिए जी, पार्टी का जो है जो कार्यभार है वो सिर्फ सुप्रिया ताई को दिए थे ऐसा नहीं है, वो माननीय प्रफुल्ल साहब को भी दिए थे। माननीय प्रफुल्ल पटेल चले गए अजीत दादा के पास, वो भी तो कार्यकारी अध्यक्ष थे। ये सोचने की बात है, कार्यभार किसी को नहीं दिए थे। आज भी जो कमांड जो है शरद पवार साहब के बाद वो अजीत दादा के पास थी। अजीत दादा ही फैसले लिया करते थे, जितने भी बड़े फैसले, और उनको बिना पूछे पार्टी में आज तक कभी फैसले नहीं हुए। आज किसी को भी अगर कुछ भी देना है, एक छोटी सी कमेटी से लेकर के, मंडल से लेकर के, एमएलसी से लेकर के, जितना भी है वो अजीत दादा की मर्जी के बिना नहीं हुआ। आप क्या बोलते हैं कि अजीत दादा को सम्मान नहीं मिला? अगर अजीत दादा को सम्मान नहीं मिलता तो अभी आशीष दुबे जी ने कहा है कि 70% वर्ग जो राष्ट्रवादी का है वो अजीत दादा के साथ चल गया। ये सम्मान की बात नहीं थी, ये जरा सोचने की बात है। इसका विश्लेषण मेरे से ज्यादा अच्छा आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सम्मान था उनको मिला, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि उनको सीएम बनना है, जो उन्होंने बार बार ये जो अभी कहे प्रवक्ता जी ने कि जो उनको सीएम बनना था, वो ठीक है, वो सीएम नहीं बन सके। तो क्या अभी लगता है कि अगर वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी हो गए, उनके साथ सरकार में शामिल हो गए तो सीएम बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हम भी समझ रहे हैं, ये नहीं है मामला। जो हमको असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है, असल ये है कि ईडी ने किस तरह से प्रेशराइज करी है दूसरी पार्टियों को, सारी पार्टियों को तोड़ करके वो अपने साथ जमा कर रही है। और ये मैं नहीं, सिर्फ राष्ट्रवादी नहीं, देश की तमाम पार्टी है कि जो भी बीजेपी के साथ खड़ा होगा वो बीजेपी उसको खा लेंगी। बीजेपी एक दीमक की तरह पार्टी है, जिसके साथ लगती है तो उस पार्टी को खत्म कर देती है। शिवसेना के साथ वो उन्होंने अलायंस किया, शिवसेना को खत्म कर दिए। अभी ये जो अजीत दादा पवार की जो नहीं, तो आप तो अलग हटे थे ना सर? नहीं, एनसीपी तो नहीं थी ना साथ में? नहीं, जो जिनके साथ जो छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ खड़ी रहती हैं, जो छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ होती हैं, उनको दीमक की तरह खा जाते हैं। तो एनसीपी तो अलग थी ना, ये क्यों हो गया सर? जहां वंशवाद होगा सर, जहां वंशवाद होगा और मेहनत को वरीयता नहीं दी जाएगी, वहां ऐसी बातें आएगी। बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से सर। जी 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 जी, मैं 1 मिनट का समय दीजिए, मैं 1 मिनट में अपनी बात रखूंगा। जी देखिए, अपन ने पूरी महाराष्ट्र की राजनीति का अगर चर्चा की, विश्लेषण किया, माननीय शरद जी पवार के नेतृत्व का विचार किया, तो आप कभी भी देखिए कि इनकी पार्टी को उनके नेतृत्व में 70 के ऊपर कभी भी
उनको जगह नहीं मिली। 40, 45, 56, 54 इसके ऊपर कभी वे गए नहीं। इतना बड़ा नेतृत्व जिसने देश में नेतृत्व किया हो या देश उसको नेता मानता हो, पर आप देवेंद्र फडणवीस को देखिए कि गोपीनाथ जी मुंडे के जाने के पश्चात, प्रमोद जी महाजन के जाने के बाद, इतना सारा होने के बाद 2019 के चुनाव में शिवसेना अलग हो गई, पर उनके नेतृत्व में 105 सीटें जीती। यानी ये चमत्कार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व का था। ये हम देख सकते हैं कि काम करने वाले पर जो भरोसा होता है, जो शरद पवार जी को अपने पूरे राजनीति में कभी प्राप्त नहीं कर पाया। बिल्कुल इतनी संख्या, वो उतनी संख्या देवेंद्र जी ने अपने 100 के ऊपर प्राप्त की। और पहली बार नहीं, ये 2014 में भी थी कि उसमें भी हमने राष्ट्रवादी से ज्यादा संख्या प्राप्त की, शिवसेना से ज्यादा प्राप्त की, और अभी भी की। तो ये क्या है, इसको निश्चित रूप से देखती है जनता कि कौन विकास कर रहा है, कौन काम करता है, कौन जनता के हित में काम करता है। इस बात को देखते हैं और मुझे लगता है शरद पवार जी की अब राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये निश्चित रूप से नहीं कर रहे हैं। ये तो आपको भी सोचना पड़ेगा। चलिए सर, ठीक है, हम मानते हैं। अंसारी साहब, हम आपके पास आएंगे। बहुत अच्छे सवाल हैं, लेकिन बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं प्रवीण शर्मा जी से सवाल मेरा यही है कि महाराष्ट्र की राजनीति और अलगाव की राजनीति के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। सिंधी गुट से हैं आप, शिवसेना के, और अलगाव क्यों हुआ था, कारण क्या था, यह बहुत अच्छी तरह से आप समझते होंगे, और इस बात को भी समझते होंगे कि आखिर अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ा क्यों। जरा हम आपसे समझना चाहेंगे। जी प्रवीण शर्मा जी। अजय, जो डिसीजन जो उठाया है, मैंने आपको इससे पहले बताया कि मेन है संगठन में जो आदमी कड़ी मेहनत करता है, संगठन बनाता है, उसको उसका मान सम्मान नहीं मिलता है, तो उस आदमी ने क्या डिसीजन उठाना चाहिए, ये मैं आपसे भी पूछता हूँ। आप भी अगर अपने पत्रकारिता फील्ड में अच्छा काम करते हैं, अच्छा नाम होता है, अगर आपको जो पोस्ट नहीं मिली तो आप भी वही डिसीजन लोगे। बिल्कुल। और जो अजीत दादा ने डिसीजन लिया एकदम सोच समझ करके लिया है, और अजीत दादा को मालूम है कि आने वाली सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, और देवेंद्र जी जो कि महाराष्ट्र के एक दिग्गज नेता है, और उनके सहयोगी जो हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री है माननीय एकनाथ शिंदे साहब, तो ये आपको भले भांति मालूम है कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे जो उनके विचार थे, उनके विचार के हेतु ही जो माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो डिसीजन उठाया वो सही है। और महाराष्ट्र की जनता को मालूम है कि जो कि विश्वास मत जो भारतीय जनता पार्टी ने जताया, और साथ में जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जो बने, कि महाराष्ट्र के अंदर में ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक के नहीं हुआ कि जो गौर गरीब जनता को बुला करके उनके प्रश्न देख करके उनके जो भी प्रॉब्लम जवाब मिला। सर अंसारी जी, जवाब मिला आपको? अजीत दादा ने ही डिसीजन लिया है। अजीत ने जो देखा कि नहीं, आज जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना जो बोलने के लिए कुछ नहीं होगा आपके पास, और जो इतना अच्छा काम कर रही है, जो कि जनता उनके हित में अंसारी जी, और आने वाले समय के अंदर में भी आप यह देख लीजिए कि विकास चाहती है जनता, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि आज भी कितने डिपार्टमेंटों में नौकरियां नहीं थी, तो वह सब नौकरियों की भी उन्होंने वैकेंसी निकाली, और माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय देवेंद्र जी और हमारे जो गडकरी साहब है, उनके मार्गदर्शन में कितने हजारों लोगों को नौकरियां मिली है। तो यह विकास का काम जो कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जो उठाया, उसके साथ में जो कि अजीत दादा आए हुए हैं। ऑप्शन है कि कभी भी इनको हटा करके इनको बैठाया जा सकता है। ये चीज इनको समझ नहीं रही है। ये राजनीति मैं नहीं बल्कि महाराष्ट्र की और देश की सारी जनता से कि अजीत दादा पवार को क्यों सम्मिलित किया गया। इनको कभी भी जो है शिंदे, माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी को कभी भी जो है वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जा सकता है, और हो सकता है कि अजीत दादा को जो मुख्यमंत्री बना दे, या जी फिर देवेंद्र फडणवीस जी जो खुद मुख्यमंत्री बन जाए। ये सब सारी चीजें हमको दिख रही है, लेकिन मैं फिर बार कहूंगा जो है केंद्रीय, ऐसा हो ही नहीं सकता, किस तरह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी है, और विचारधारा को ही देखते हुए माननीय शिंदे साहब ने समर्थन दिया, साथ में युति हुई और साथ में मुख्यमंत्री बने। ऐसा कतई ही कभी नहीं हो सकता।
हसन मुशर्रफ साहब, छगन भुजबल साहब, तो ये क्यों गए ये हम जानते हैं। अच्छा, ये आज भी पवार साहब का ही चेहरा लगाते हैं। आज भी जो कल मैं मुंबई में देख रहा था, जितने मंत्री बने हैं वो मंत्रियों के पोस्ट लगे हैं, उसके अंदर पवार साहब का ही चेहरा है। ये क्या पवार साहब को आप अगर ये बोलते हैं कि पवार साहब ने इनको हक नहीं दिए, तो फिर ये पवार साहब का चेहरा कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? आप तरफ चल रहे हैं, ये ड्यूअल पॉलिसी नहीं चलेंगे। आपको अपना भी जो है मत वो क्लियर करना पड़ेगा। नहीं, आशीर्वाद के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए लगा रखे होंगे ना। जी 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 आशीष जी, ऐसा है, कल हमने दोनों सभाएं लाइव देखी है, सारे नेताओं के भाषण लाइव सुने। ये बात सच है कि अजित पवार दादा गुट के सभी लोगों ने कहा कि आज भी हम दादा को मानते हैं, हमारे शरद दादा को मानते हैं, और शरद जी जो कहेंगे पवार साहब वो हमको मान्य रहेगा। पर ये बढ़ गए, ये उनके आसपास जो बढ़ गए हैं, ये बड़वों को सबको बाजू करिए, हम आपके साथ हैं। और वो शरद पवार को विट्ठल का रूप दे रहे हैं। हम वारकरी है, विट्ठल है, पर राष्ट्रवादी जिस तरीके से विचारों को लेकर तैयार वो मानेंगे। पवार साहब को छोड़ के जा रहे हैं, पवार साहब की बात मान नहीं रहे हैं। मैं फिर बार बोल रहा हूँ, ये जो भाजपा की ड्यूअल पॉलिसी है वो चाणक्य किसको बनाएंगे? वो अमित शाह जी को चाणक्य बोलेंगे या शरद पवार जी को बोलेंगे? ये खुद तय नहीं कर पाते। ये नहीं कह पाते कि वो पवार साहब का आशीर्वाद ले रहे हैं, पवार साहब को छोड़ के जा रहे हैं। ये इनको अपना मत क्लियर करना चाहिए, इनकी विचारधारा हम चलिए जानते हैं। ठीक है। आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। आशीष दुबे जी, सवाल आपसे ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आपने विश्लेषण तो किया, पटकथा की बात तो की, लेकिन जो पटकथा सामने आ रही है और जो दृश्य सामने आ रहे हैं उससे कहीं ये नहीं लगता कि ये पटकथा कहीं लिखी गई है। हाँ, ये जरूर लगता है कि बीजेपी ने जरूर लिखा है इस पटकथा को, इसमें शरद जी का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से अब चुनाव आयोग में बात चली गई है, और आज जो मीटिंग हो रहा है, शरद पवार जी ने भी कहा है कि हमारे आप फोटो को इस्तेमाल ना करें, ये उन्होंने हिदायत दे रखी है अजीत पवार को। तो क्या लगता है अब आपको कि अब आगे आने वाले समय में पटकथा को अगर जो किनारे कर दिया जाए और इसे बीजेपी की पटकथा मानी जाए, तो आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है? जैसा कि एक आशंका इन्होंने भी जताई, अंसारी साहब ने, कि हो सकता है कि शिंदे साहब को मुख्यमंत्री से हटा दिया जाए, देवेंद्र फडणवीस को बना दिया जाए, अन्य किसी को बना दिया जाए। यह भी एक खतरा मंडरा रहा है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में और क्या संभावनाएं हैं? जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जल्दी से सर। देखिए, पहले तो एक बात मैं कहता हूं कि कल अजित पवार जी के भाषण में भी उन्होंने एक बात कही थी कि जब ये बात उनको कहा गया था कि भाई आप शिवसेना पे छोड़ दो, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि भाई बीजेपी की तरफ से कि हम शिवसेना से अलग हो नहीं सकते करके। और रही बात जिस तरीके से भाजपा जो दूसरी पार्टियों से, क्षेत्रीय पार्टी से या राज्यों की पार्टी से धोखेबाजी करती है या कर सकती है, तो ये आशंका को इस बात से दूर किया जा सकता है कि महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उन्होंने नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया। उसके बाद में अगर और कई ऐसे उदाहरण देखे जाए तो बीजेपी जी उनको भी उन्होंने जो है सीएम बनाया था, समर्थन किया था, उसके साथ रहे। तो ये बात तो धोखेबाजी वाली बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से और सिद्धांतों पर चलने वाली बात, तो वो सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं करती और सिद्धांत के खिलाफ किसी के साथ इस तरीके का काम नहीं करती। अगर आज बीजेपी अगर नहीं, आप जो मध्य प्रदेश की माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र की राजनीति में जो ये हो रहा है, इसके लिए आप क्या मानते हैं कि पार्टियां खुद जिम्मेदार हैं अपने इस हश्र के लिए, या बीजेपी इसके पीछे जिम्मेदार है? चलिए, आशीष दुबे जी सवाल आपसे ही था। आशीष दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आशीष दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आशीष दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज यहां स्पष्ट नहीं आ रही है। चलिए, ठीक है।
हमारा सवाल तो ऐसा है कि वरिष्ठ पत्रकार ही उसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन फिलहाल हम प्रवीण शर्मा जी से अंतिम यह सवाल करना चाहेंगे कि ये जो टूट फूट हो रही है महाराष्ट्र की पार्टियों में, जैसे कि शिवसेना भी टूटी और आप शिंदे गुट में जा मिले, अब एनसीपी भी टूटी, तो इसके लिए जिम्मेदार क्या बीजेपी को मानते हैं या फिर खुद वो पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये खुद अपने टूट के लिए जिम्मेदार हैं? जल्दी से सर। बीजेपी को कैसा मानेंगे, क्योंकि शिवसेना आपको मैंने बताया कि हिंदुत्ववादी विचार पे चलने वाली पार्टी है। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे का जब नाम आता है तो शिवसेना का नाम आता है, और शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी है। जब हिंदुत्व के साथ में गलत किया गया, गलत हुआ, तभी उसके बाद में माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो डिसीजन लिया है, यह आपको मालूम है। तो उसके अंदर में जो एकनाथ शिंदे साहब ने जो डिसीजन लिया है वो सोच समझ के सभी विधायक, आज इतने विधायक, इतने सांसद किसी के साथ में नहीं आते हैं, क्योंकि हिंदुत्ववादी को जहाँ पे ठेस लगी है, एक हिंदुत्व के बैनर को जो ठेस लगी है, उसके वजह से ही वो डिसीजन उठाया गया है। चलिए ठीक है, यानी कि ये मानते हैं आप कि इसके लिए खुद वो पार्टियां जिम्मेदार हैं, न कि बीजेपी। आशीष दुबे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मेरी आवाज आशीष दुबे जी तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का आए और आप अपने अपने विचार साझा किए।